मुर्दा घर का रखवाला। कभी अनजाने में हम एक दूसरे को उन गलतियों का जिम्मेदार समझ लेते हैं जिनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। एक ऐसे ही अनजान शख्स से पिछले साल मेरी रहस्यमयी तरीके से मुलाकात हुई जिसने ये बात साबित कर दी। अरे भाई, अब इन मुर्दों के साथ रहकर ऐसा लगता है कि ये सब हमारी फैमिली हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें आखिर इनका किसी जिंदा इंसान की तरह ही तो ख्याल रखना पड़ता है। ये पिछले साल की बात है। मैं काम के सिलसिले में बहुत परेशान था। एक दिन मेरी मुलाकात नीरज से हुई, या फिर कहें भगवान ने उसे एक फरिश्ते के रूप में मेरे पास भेजा, क्योंकि उसी की वजह से मुझे मोर्टिशियन की जॉब मिली। कुछ जरूरत और कुछ नौसिखियापन की वजह से मैंने इस जॉब को करना स्वीकार किया। उस दिन हम हर रोज की तरह लाशों को संभाल कर ही रख रहे थे कि मुझे एक लाश को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए कुछ घुंघरूं के बजने की आवाज आई। अरे, ये किस चीज की आवाज है? मैंने लाश के ऊपर बिछे कपड़े को हटाकर देखा कि वो लाश एक लड़की की थी और उसके पैरों में चमकती हुई पायल थी जिससे मुझे आवाज सुनाई दी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो किसी दूसरी लाश की जैसी नहीं लग रही थी। शरीर की स्किन पूरी तरह से सूखी हुई और उसका तापमान ठंडा होने की जगह सामान्य था। मुझे लगा कि शायद वो जिंदा है, पर पास में रखी रिपोर्ट को पढ़कर मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया। तभी नीरज की आवाज सुनाई थी। आनंद, क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे फ्रीजर में रखो। मैंने उस समय नीरज को लाश के बारे में नहीं बताया, पर अगर मैं उसे बता देता तो शायद वो नहीं होता जो आगे हुआ। खैर, मैं लाश को स्ट्रेचर पर से ले जाकर फ्रीजर रूम में पहुंचा। मैं अक्सर वहां आता जाता रहता था, पर उस दिन ना जाने मुझे कुछ डर लग रहा था। एक खाली स्लॉट को ढूंढकर मैंने लाश को उसमें रखा। मैं वहां से जैसे ही जाने वाला था कि मुझे कुछ सुनाई दिया। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आवाज ने फ्रीजर रूम की खामोशी को चीर कर रख दिया। कमरा इतना बड़ा था कि आवाज हर जगह गूंजने लगी, जिससे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो आवाज कहां से आई। मैं ये सब सुनकर काफी डर गया और फौरन ही भागते हुए फ्रीजर रूम से बाहर आकर दरवाजे को हड़बड़ाहट में बंद करने लगा। भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसे आवाज के बारे में बताया। मुझे लगा कि उसने भी सुना होगा, क्योंकि आवाज बहुत तेज थी, पर इसका उल्टा, उसने कुछ सुना ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और एक गिलास से पानी पीने लगा। मैं उस समय आगे कुछ भी सोच पाता कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे हाथों से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। मुर्दा घर के एक कोने में वही लड़की जिसकी लाश मैंने फ्रीजर रूम में रखी थी, वो फांसी से लटकी हुई मुझे दिखाई दी। मैं फौरन भागते हुए उसके पास गया। नीरज भाई, जल्दी से इधर आओ। मैं नीरज के आने का और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि पहले किसी तरह से उस लड़की को नीचे उतारना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथ उसके पैरों के आर पार हो गए, जैसे वो हो ही ना। मैंने कई बार कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मुझे पीछे से नीरज के चलने की आवाज सुनाई थी। मैं पीछे मुड़ा और उसको ये सब बताने ही वाला था कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई। क्या हुआ? कोई गड़बड़ हो गई है क्या? वो लड़की अचानक से कैसे गायब हो गई, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने नीरज को इसके बारे में बताया। उसने ये बात ये कहकर टाल दी कि मैं बहुत थक गया हूँ, जिस वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब घटनाएं किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी, जिसे मैं समझ नहीं सका। हम दोनों फिर से अपने काम पर लग गए। बहुत देर काम करते करते अचानक से मुझे लगा कि मुर्दा घर में कुछ ज्यादा ही शांति हो गई। मैं एक पल के लिए रुका और अपने आसपास देखा, पर नीरज वहां नहीं था। नीरज, नीरज भाई, तुम कहाँ हो? कई बार बुलाने पर भी मुझे नीरज की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने सब जगह चेक कर लिया, सिर्फ फ्रीजर रूम ही रह गया था। मैं फ्रीजर रूम के अंदर जाकर नीरज को ढूंढने लगा। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद
मुझे कमरे के कोने से किसी के छटपटाने की आवाज सुनाई दी। वो नीरज की आवाज थी। मैं फौरन उसे ढूंढने लगा। आखिरकार वो मुझे मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं बहुत चौंक गया। नीरज! नीरज के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। यही नहीं, उसका शरीर आधे से ज्यादा बर्फ से जमा हुआ था। ठंड से वो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको किसने बांधा, क्योंकि हमारे अलावा वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। पर ऐसा नहीं था। मैं नीरज को छुड़ा ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। आखिर इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतनी भयानक आवाज मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। मैं पीछे मुड़ता, उससे पहले ही मुझे पायल बजने की आवाज मेरी तरफ बढ़ते हुए सुनाई थी। मैं डरते हुए पीछे मुड़ा और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि उस लड़की की लाश मेरे सामने खड़ी थी। वो देखते ही देखते एक चुड़ैल में बदल गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे दूर रखी रैक पर फेंक दिया, जिससे टकराने की वजह से मेरे ऊपर कई सारी लाशें गिरी। लाशों के ढेर में फंसे होकर मैंने देखा कि चुड़ैल ने नीरज को अपनी तरफ खींचा। मैं समझ गया था कि कुछ बुरा जरूर होने वाला है। नहीं, प्लीज रुक जाओ। तुम ऐसा आखिर क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो प्लीज हमें छोड़ दो। चुड़ैल ने मेरी एक नहीं सुनी। आगे जो उसने किया उसको आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीरज के हाथ पैर खुद ही खुल गए। अचानक से एक स्ट्रेचर चुड़ैल के सामने आया, जिस पर उसने नीरज को लिटा दिया। नीरज बुरी तरह से कपकपाते हुए उससे माफी मांग रहा था, पर शायद चुड़ैल का दिल किसी जल्लाद की तरह बेरहम था। चुड़ैल ने अपने हाथ धीरे धीरे नीरज की तरफ बढ़ाए। उसके हाथ के नाखून बड़े होकर और भी नोकीले हो गए। इसके बाद उसने अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ये सब इतना भयानक था कि फ्रीजर रूम में रहते हुए मेरे पसीने छूटने लगे। नीरज को मौत के घाट उतारने के बाद चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और अपनी शक्तियों से मेरे ऊपर गिरी सभी लाशों को उड़ाकर दूर फेंक दिया। अगली बारी तुम्हारी है, आनंद। उस समय मैंने ये देखा कि उसके पैर की पायल बहुत तेज चमक रही थी। मैं समझ गया कि जरूर ये उसके लिए कुछ खास होगी। मुझे मालूम था कि मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन नीरज की मौत का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने पास पड़े चाकू को उठाया और एक हाथ से उसको अपने पीछे छुपाते हुए चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। काफी समझदार हो। तुमने मेरा काम पहले से आसान कर दिया। मैं उस समय काफी डरा हुआ था, जिस वजह से चलते हुए मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। मुझे और इंतजार करना पसंद नहीं। चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी शक्ति की वजह से मैं ठंडे फर्श पर घसीटता हुआ सीधा उसके पैरों के पास जा पहुंचा। मुझे उसकी पायल दिखी। मैं समझ गया कि शायद भगवान भी मेरे साथ है। मैंने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चाकू से उसकी पायल काट दी। पायल के घुंघरू झन झन करते हुए चारों ओर बिखर गए। बेवकूफ लड़के, ये तूने क्या कर दिया? चुड़ैल बुरी तरह से तड़पने लगी। मैंने उठकर देखा कि नीरज का शरीर बहुत बुरी हालत में था, लेकिन चुड़ैल की तड़प उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकती थी। मैंने देखा चुड़ैल के अंदर से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते वो एक सुंदर लड़की में बदल गई, जिसकी उम्र 25 के आसपास की थी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं इस श्राप से आजाद हो पाई हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम मेनका है। ये बहुत पुरानी बात थी, जब एक तांत्रिक मेनका से शादी करके उसकी बलि चढ़ाना चाहता था ताकि वो शक्तिशाली हो सके।
लेकिन मेनका ने जब उसे मना कर दिया तो तांत्रिक ने गुस्से में आकर मेनका को अपनी जादुई पायल से श्राप दे दिया कि वो मुर्दा बनकर रह जाएगी और जो भी उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करेगा वो चुड़ैल बनकर उसको मार देगी। इस मुर्दा घर में लाशों का अंतिम संस्कार होने की वजह से मैं एक चुड़ैल में बदली और तुम्हारे दोस्त को मैंने मार दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेनका की पायल तोड़कर चाहे मैंने उसको श्राप से मुक्त कर दिया हो, पर मेरा दोस्त अब फिर कभी वापस नहीं आ सकता था। चाहे मैं मेनका को माफ करूं या फिर नहीं, मेरी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मेनका ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। आशा करती हूँ कि तुम जिस तरह से मेरे मुर्दा रूप का ध्यान रखते थे उसी तरह बाकियों का भी ख्याल रखोगे। इतना कहकर मेनका धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। लेकिन उसके आखिरी शब्द मुझे आज भी याद है, जिसने मेरे मोटिशन के काम को सम्मान दिया। अलविदा मुर्दा घर के रखवाले। शिखा काम के सिलसिले में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कंपनी की तरफ से उसे एक बंगलों में ठहराया गया था। रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते शिखा ने सो जाना ही ठीक समझा। रात के 2 बज गए थे और घड़ी की टिक टिक के अलावा उसके कमरे में कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। तभी शिखा की आंख अचानक से खुली। कितना वाहियात सपना था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं। चलो नींद खुल गई है तो क्यों ना कुछ खा लूं। एक खराब सपने की वजह से शिखा की आंख खुल गई थी। उसे अक्सर ऐसे ही सपने आया करते थे, लेकिन आज तक उसे उन सपनों की वजह पता नहीं चली थी। शिखा किचन तक पहुंची और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें एकदम अटक गई। उसने देखा कि उसकी नौकरानी लालटेन पकड़े उसे एकटक देखी जा रही है। हे भगवान, ऐसे कौन करता है सुनीता? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिखा को अपनी नौकरानी का ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, लेकिन बात को अनदेखा करते हुए उसने सुनीता से कुछ खाने के लिए मांगा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सुनीता खाना लेकर शिखा के कमरे में आ गई। तभी किसी ने बेल बजाई। इस वक्त कौन हो सकता है? देखना जरा सुनीता। सुनीता सीढ़ियों से नीचे दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने दरवाजा खोला। हाय, आई एम प्रणव। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुनीता ने ये बात सुनकर लड़के को अंदर आने से मना कर दिया। लड़का सुनीता से अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं मान रही थी। शिखा को नीचे से शोर की आवाज आने लगी। खाना छोड़ शिखा नीचे गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने प्रणव को पूरी तरह से भीगा हुआ देखा। साथ ही बाहर उसकी खराब गाड़ी को भी खड़ा पाया। सब कुछ समझकर शिखा ने कहा, सुनीता, एक रात की ही तो बात है, इन्हें अंदर आने दो। ये सब सुनकर प्रणव बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, हे, आई एम प्रणव। थैंक यू यार, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। वरना पता नहीं इस बारिश में मेरा क्या हाल होता। प्रणव की आवाज और उसके बोलने के तरीके से शिखा मोहित हो गई और उसे एक छोटी सी मुस्कान देकर सुनीता को उसे कमरा दिखाने को बोला। सुनीता को शिखा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो मन मारते हुए प्रणव को कमरा दिखाने चली गई। रात
तब और गहरी हो चुकी थी। पूरे बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। शिखा की भी आंख लग चुकी थी। बंगले के चारों ओर सनसनाती हवा माहौल को डरावना कर रही थी। वहीं चैन से सो रही शिखा को एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही शिखा ने अपनी आधी आंख खोली तो उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। शिखा ने देखा एक गला हुआ शरीर जिसके हाथ और गर्दन नीचे की तरफ लटके हुए हैं और चेहरा बाल से ढका हुआ है। वो बड़ी ही अजीब तरीके से शिखा को छूने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख शिखा की हालत बहुत खराब होने लगी और वो जोर से चिल्लाई और उसकी नींद खुल गई। नहीं, ये एक रात में 2 बार सपने दिखना मेरे साथ पहली बार हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चैन की नींद भी नहीं ले पाती। दरवाजे पर एक आहट हुई। शिखा अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए उठी। दरवाजा खोलने पर शिखा ने देखा कि प्रणव वहां खड़ा हुआ है। आप ठीक तो है ना? वो एक्चुअली मैंने अपने कमरे में आपके चिल्लाने की आवाज सुनी। हाँ, ठीक हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही। ये जगह मेरे लिए नई है ना। चलो ठीक है। शिखा और प्रणव एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक साथ समय बिताने का सोचा। दोनों बात करने लगे और काफी देर तक दोनों में एक दूसरे के काम को लेकर काफी अच्छी खासी बातें होने लगी। प्रणव की बात सुनकर शिखा उसकी ओर आकर्षित होने लगी। प्रणव को भी शिखा का शांत स्वभाव काफी अच्छा लग रहा था। तभी शिखा ने खुद को दिख रहे सपनों के बारे में प्रणव को बताया, जिसे सुनकर उसने कहा, लगता है आपकी कोई पुरानी इच्छा अभी भी अधूरी है। शिखा को बात समझ नहीं आई और वो हंस पड़ी। चलो आप हंसी तो, मैं काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा था। शिखा और प्रणव कब एक दूसरे के नजदीक आ गए, दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। रात के 3 बज चुके थे और शिखा की आंख लग गई। उसे महसूस हुआ कि प्रणव उसके बालों को सहला रहा है। शिखा को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंख खोली और खौफ से उसके पूरे शरीर को मानो जैसे लकवा ही मार गया हो। उसके सपने में दिखने वाला वो लालची शरीर उसके ऊपर था और वो शिखा की आंखों से आंखें मिलाकर उसे एक मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। शिखा की आवाज नहीं निकल पा रही थी। पूरी ताकत लगाकर उसने टूटी फूटी आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। प्रणव, मैं याद नहीं तुम्हें? पिछले 25 साल से मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। शिखा, जब एक साथ बिताई गई उस अधूरी रात को तुम दोबारा मिलने का वादा कर गई थी, पर लौट कर नहीं आई। बस तब से ही मैं तुम्हें अपना बनाने की राह तक रहा हूँ। मेरे ठंडे पड़े इस जिस्म को आज तुम्हारी वजह से सुकून मिला है।